स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है प्रगति गुप्ता की कहानी स्टेपल्ड पर्चियां। विवाह के बाद गुजरे 30 सालों में न जाने कितनी ही बार मुझे उस विवाह से मिलवाया गया जो मैं कभी नहीं थी। हर बार की तरह ही इस बार भी मुझे उपेक्षा भरी एक खाली पर्ची हाथ में थमाई गई। हमेशा की ही तरह मैंने गुजरे घटनाक्रम को उस पर्ची पर उतार अपने मन को हल्का किया। फिर उस पर्ची को पिछली पर्चियों के साथ स्टेपल करके अपनी अलमारी में कपड़ों की तहों के बीच सरका दिया। समय के साथ मैंने स्वयं को पुनः व्यवस्थित किया और व्यस्तताओं का चोला ओढ़कर विभिन्न कामों में लगा लिया। कई बार तो मुझे पर्चियां इतनी जल्दी जल्दी मिली कि मेरे स्टेपलर ने भी उनको एक ही गड्डी में जमा करके रखने से इनकार कर दिया। मुझे पुनः नई गड्डी बनानी पड़ी। आखिरकार स्टेपलर के बांधने की भी सीमा थी। शायद वो मशीनी था, इसीलिए कुछ पर्चियों के बाद भी एक भी अतिरिक्त पर्ची उस स्टेपलर की मर्जी के बिना मैं कभी नहीं डाल पाई। अंततः मुझे हार कर पूर्व गड्डी पूर्ण होने पर मिली नई पर्ची से नई गड्डी शुरू करनी पड़ी। मशीनों में भी अद्भुत क्षमता है। वो बड़ी खामोशी से न कहकर मुकर जाती है और मनुष्य के पास शब्द होते हुए भी उनकी ओढ़ी हुई खामोशी मुकरने के मौके नहीं देती। यही है शायद इंसानी हकीकत। हर बार ओवरफ्लो होती पर्ची की गड्डी शुरू के कुछ बरसों तक मेरे अंदर की विभा से बार बार बोलती थी, हमेशा के लिए बंद कर दे विभा इन थमाई गई पर्चियों को जमा करने का सिलसिला, और स्टेपलर की तरह खारिज कर दे सिरे से ही। बस और नहीं लूंगी एक भी। लेकिन समय के बाद में पर्चियों का मिलना भी मुझ पर कोई खास फर्क नहीं डालता था। बस एक आदत सी बन गई थी, बगैर बोले स्वीकारने की। मेरे अंदर की विभा शायद बाहर की विभा से बहुत संवेदनशील थी, तभी तो इतना टूटने के बाद भी कभी बाहर की विभा को टूटने नहीं देती। हर रोज ही न जाने कितनी मुस्कुराहटों को ओढ़कर विभा नजर आती। मजाल है घर हो या बाहर, विभा कभी किसी पर बिखरी हो। मेरा 9 से 5 का कॉलेज था। पहनने के कपड़े निकालते समय अक्सर मेरा हाथ उन पर्चियों पर पड़ जाता। तब जरूर उस पर्ची से जुड़े ख्यालों के साथ मेरी आंखें नम हो जाती। कुछ पलों के लिए मैं कहीं खो जाती, पर पुनः झटके से कपड़े निकालकर तैयार होकर 9 से 5 के संतराल में अपने अंदर की संवेदनशील विभा को घर पर ही छोड़कर मैं निकल जाती। न जाने कितनी ही बार खुद से कहती, सभी पर्चियों को आग के सुपुर्द कर दे विभा, पर न जाने क्यों ऐसा चाहकर भी नहीं कर पाई। कभी कभी तो साड़ियों की तह में पर्चियां तह से नजर आती थी। रोज कॉलेज जाने से पहले साड़ियों के चयन करते वक्त या कॉलेज से लौटकर पुनः साड़ियों की तह बनाकर रखते समय अपनी टूटन को पर्चियों की हरारत में महसूस करना अब नियम सा ही हो चला था। इन पर्चियों की एक खासियत थी कि सबसे ऊपर की ही पर्ची सबसे अधिक महसूस होती थी। बाकी सब पर्चियां समय गुजारे हुए 30 सालों की तरह ठंडी पड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती थी। उनके असर अब ठंडे पड़ चुके थे। शायद अभी तक वो समय नहीं आया था कि स्टेपल की हुई पर्चियों को कचरा पात्र के सुपुर्द कर दिया जा सके। 55 साल की उम्र छोटी नहीं होती। आज 56 की उम्र में प्रविष्ट होने पर जाने क्यों अंदर की विभा ने बाहर की विभा को फुसफुसाते हुए चुपके से ही कहा,
शायद अब जीवन के शेष 10 बरस ही गुणात्मक बचे हों। क्या पता कब कोई पुरानी बीमारी दस्तक दे दे और गिनती की हुई शेष बची इच्छाएं दम तोड़ दे। निकल जा विभा, निकल जा पुरानी और नई पर्चियों के जाल से। आज मुझे अपने दोनों बच्चे बहुत ही समझदार और खुश महसूस हुए जब अनायास ही बड़े बेटे ने जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, माँ, हैप्पी बर्थडे मम्मा। आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। लव यू मम्मा। आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमको दिया है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। अब हम सबकी अपनी अपनी दुनिया हो चुकी है और आपकी दुनिया तो आज भी हमसे शुरू होकर हम पर ही खत्म हो जाती है, जबकि हम सभी अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हैं और अपनी अपनी व्यवस्थाओं की वजह से आपको बहुत कम समय दे पाते हैं। माँ, कभी सिर्फ अपने लिए भी तो जी कर देखो। माँ, सुन रही हैं ना आप? सिर्फ अपने लिए भी जी कर देखें। बेटे की बातों को सुनकर मैंने अपना चेहरा अनुराग की तरफ घुमाया। अनुराग के भावहीन चेहरे पर बेटे की बातों के लिए मुझे कोई सहमतियां या असहमतियों जैसे भाव नजर नहीं आए। इंसान सामने वाले को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, इसका एहसास मुझे गुजरे 35 सालों में हो चुका था। बस चेहरे पढ़ने की आदत होने की वजह से अनुराग की आंखों को पढ़ना भी मेरी आदत का हिस्सा था। पर्चियों का मेरे पास आना भी तो शायद उसी आदत का हिस्सा कहा जा सकता था। अक्सर लोग बहुत गलत सोचते हैं कि आहत करने के लिए शब्द होते हैं, कुछ कहा सुनी होती है या मतभेद होता है। बहुत पढ़े लिखे लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता। जब रिश्तों को निभाने का सोच रखा हो तो निभाते निभाते शब्द गुम होकर समझौतों की कब्र में दफन हो जाते हैं। ये सब कुछ इतना चुपचाप और स्वतः होता चलता जाता है कि पता भी नहीं चलता। मतभेद या कहा सुनी जैसी बातें शब्दों की अनुपस्थिति में कभी कभी फूले से दस्तक देती है, लेकिन अपरिचित भावों के द्वार खुलने से सब अधूरा शून्य सा महसूस होता है। और शून्य जिस सन्नाटे को समेटकर खुद में रखता है, वो जीवन को किसी तपोभूमि सा ही महसूस करवा देता है। मैंने अक्सर ही अनुराग को मेरे चेहरे पर अनायास ही आई हुई मुस्कुराहट में भी प्रश्न खोजते देखा है। सच तो ये है, ऐसा मैंने भी बहुत बार किया है। जब खुशियों की वजह आपसे न हो तो प्रश्नों की खोज बहुत स्वाभाविक सी हो जाती है। इन गुजरे 35 सालों में से 30 सालों में हमने सिर्फ शांत रहने के लिए कितने ही समझौते किए, सोचो तो एक लंबी फहरिस्त सामने आ जाएगी। शुरू के 4-5 सालों को इसलिए हटा दिया क्योंकि तब तक शायद विवाह का कुछ नया नया सा असर रहा होता है। एक दूसरे की समझने की कोशिशों में, स्नेह और प्रेम को महसूस करने की कोशिशों में बहुत सी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बच्चों को स्वस्थ वातावरण में पनपने देने के लिए हमने घर को बहुत शांत रखा। चाहे मन में कितनी भी उलझने रही हो, बस हमारी मुस्कुराहट अपने बच्चों के लिए सच्ची थी। पर हम दोनों के आपसी रिश्ते में उन मुस्कुराहटों का कोई मोल था या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। आज कॉलेज पहुंची ही थी कि हमेशा की तरह बहुत सारे गुलदस्ते और शुभकामनाओं के साथ मेरा स्वागत हुआ। सभी सहकर्मियों का हमेशा की तरह साथ में केक लाकर काटना और खिलाना, सभी कुछ पहले जैसा था। मगर इस बार अनुजा का मेरे लिए चहकते हुए बहुत कुछ बोलना आत्मीयता का अनुभव करवा गया। विभा दी, मैं आपको पिछले 15 सालों से देख रही हूँ, आप बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। मेरी हर जरूरत पर आपका मेरी मदद करना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी दीदी। अनुजा अक्सर ही मुझसे कुछ कुछ ऐसी बातें किया करती थी। उसे जब भी कोई दुविधा या परेशानी होती, वो मुझसे देर तक बातें कर कर के खुद को शांत करती थी।
उसका मेरे साथ असीम स्नेह था। तभी अपनी सभी बातें साझा करके उसको शांति महसूस होती थी। मैं भी उसको अपने गले से लगाकर अपना सा आत्मीय भाव दिया करती थी। सकारात्मक तरंगों से जुड़ा ये रिश्ता हम दोनों के लिए खास था। कॉलेज में काफ़ी लोग मेरा आदर करते थे। शायद मेरा शांत स्वभाव उनको भाता था। एक एक करके सभी ने मेरे पास आकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सभी का अपने अपने भावों को मेरे प्रति अभिव्यक्त करना हमेशा से ही बहुत आत्मीयता का आभास करवाता। मेरे लिए सहकर्मियों का अपनत्व भरा व्यवहार कोई नई बात नहीं थी। पिछले 8-10 सालों से हमेशा की ही तरह आज भी अरविंद ने मुझे सिर्फ शुभकामनाएं दी। उसका कुछ न बोलकर भी मेरी आंखों में से एकाकीपन चुरा कर ले जाना मुझे बहुत अच्छे से समझ आता था। हम दोनों के ही खाली पीरियड लगभग एक साथ ही होते थे। स्टाफ रूम में साथ बैठकर वो मौन रहकर मुझे निहारता और मेरे मौन को पढ़ता। सालों साल से ये उसकी आदत का हिस्सा बन चुका था। न जाने क्यों मुझे कई बार लगता कि अरविंद मुझसे कुछ कहना चाहता है या मुझसे कुछ पूछना चाहता है, पर शब्दों के तार एक दूसरे तक खींचकर पहुंचे हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरविंद का इस रूप में होना मेरे स्वभाव को बहुत छूता था। अरविंद का इतने सालों से मौन रहकर साथी बने रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इन गुजरे 30 सालों में मेरी शब्दों पर पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी थी। क्लास में लेक्चर के अलावा कभी भी कहीं भी बेवजह के शब्द निकले हों याद नहीं आता। कॉलेज के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम शांति से हो जाते, पर मुझे कभी बहुत बोलना पड़ा हो ऐसा नहीं हुआ। आज जब मैं अपनी क्लास से फारिग होकर स्टाफ रूम में आकर बैठी तो मेरी नज़र सीधे ही अरविंद पर पड़ी। न जाने क्यों मुझे लगा कि अरविंद ने कुछ कहा है। तुमने कुछ कहा अरविंद? न जाने क्यों आज अरविंद के लिए आपकी जगह तुम संबोधन स्वतः ही निकल गया। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा संबोधन तुम मुझे अच्छा लगा विभा, अरविंद ने जवाब दिया। न जाने क्यों आज ऐसे ही एहसास हुआ कि अरविंद ने कुछ कहा हो। कॉलेज में सभी सहमित्र एक दूसरे की प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखते थे। किसी से बात करना या कहना तो दूर, किसी को देखने के लिए भी आसपास नज़र दौड़ाई जाती कि कहीं किसी की नज़र तो नहीं। शायद मेरा भ्रम ही था कि अरविंद ने मुझे आवाज़ लगाई थी। अनजाने ही अनकही बातों के बीच अरविंद के साथ अबूझा सा ये रिश्ता कब पनपा मुझे नहीं पता था। शायद मैं पता भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी प्राथमिकताएं समझौतों की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। हर हाल में हम बच्चों को बहुत शांति से पनपने देना चाहते थे। तभी एक दूसरे से किया हुआ एक अनकहा वादा हम दोनों को एक तप में बांध गया था। विवाह के बाद न जाने कितनी ही बार अनुराग के साथ बहुत कुछ धारा प्रवाह बोलती ही जाती थी। शायद मुझे बहुत कुछ सुनने की चाहत थी। युवावस्था होती ही ऐसी है, जिसमें बहुत कुछ सुनने और कहने का जी करता है। अनुराग, आज हमारे कॉलेज में मिसेस कपूर का अपने पति से बहुत छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ। मिस्टर कपूर मिसेस कपूर की रिश्तेदारी में नहीं जाना चाहते थे। जानते हो, दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों बगैर नाश्ता किए अपने अपने काम पर निकल गए। जानते हो अनुराग, दोनों के बीच, अभी मैंने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था। क्यों दूसरों के झगड़े अपने घर में लाती हो विभा? उनकी जिंदगी है, वो जैसा चाहे जिए। बोलकर अनुराग ने अपनी बातों पर विराम लगा दिया। अच्छा ठीक है, नहीं बताती। तुम ही बताओ क्या हुआ आज तुम्हारे ऑफिस में? विभा जब भी बात को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ भी पूछती तो अनुराग हमेशा ही कहता, होना क्या है ऑफिस में, बस काम।
वही तो हम सब करने जाते हैं। और हाँ विभा, मैं भी ऑफिस को ऑफिस में ही छोड़कर आता हूँ। तुम भी कॉलेज की बातों को वहीं छोड़कर आया करो। क्यों हम दूसरों की जिंदगी को आपस में डिस्कस करके अपना समय जाया करें। ऐसा ही कुछ बोलकर अनुराग मेरी बातों पर विराम लगा दिया करते थे। बोलकर अक्सर ही तब मैं सोच में पड़ जाती। अनुराग से मैं उसके ऑफिस और अपने कॉलेज की बातें न करूं तो हमारे बीच संवाद करने को कहां से विषय मिलेंगे। विभिन्न विषयों पर हम दोनों एक दूसरे के विचारों को कैसे जानेंगे। हम दोनों को कैसे पता चलेगा कि किन विषयों पर हम दोनों की राय एक सी है या विपरीत। बस समय के साथ एक एक कर हमारी बातों पर विराम लगता गया। संवादों की अनुपस्थिति एक दूसरे से बहुत दूर करती गई। कभी कभी तो मुझे आभास होता कि हम दोनों की आपस की बातों के चारों ओर कांटों वाली बाढ़ लग गई हो। इसके आर पार जाना मानो खुद को लहूलुहान करना था। इसीलिए हम दोनों ने कांटों की बाढ़ को स्वीकार कर जीवन जीने का निर्णय लिया। समय के साथ साथ बच्चे होना भी शारीरिक और मानसिक जरूरतों का हिस्सा थे। वे भी हुए, बस उनके बहाने कुछ संवादों को सिरे मिलने लगे। पर बच्चों के होने से पहले ही एक शून्य हमारे बीच शांत रहने के लिए किए गए समझौतों पर बन गया था। उसमें बच्चों के आने के बाद हवा के जैसे कुछ एहसास जिए से महसूस होने लगे। कभी कभी तो मुझे बच्चे भी जीवन में हुए शांत अनुबंध का सा हिस्सा लगते, जहां दोष होने के लिए शब्द कहीं नहीं थे। कोई बातचीत, मनमुटाव, सहमति, असहमति हम दोनों के बीच थी ही नहीं, जिसको सोचकर हम कभी सोचते कि कब और कहां हम गलत थे। जो महसूस हुआ बस स्वीकार लिया। अनुराग का कहा हुआ एक वाक्य मुझे आज भी याद है। अनुराग के ही किसी पारिवारिक मित्र के यहाँ जरूरी जाना था, क्योंकि उनका बहुत आग्रह था। जब मैंने अनुराग से कहा कि अग्रवाल अंकल का बेटा बहुत आग्रह करके गया है। अनुराग अनुराग अग्रवाल अंकल का बेटा बहुत आग्रह करके गया है और हमें इनके यहाँ शादी में जरूर जाना चाहिए। सुन रहे हो अनुराग? अनुराग। मेरा इसी बात को 2-3 बार बोलने पर अनुराग का जवाब मुझे अंदर तक हिला गया। तुम्हें जाना है विभा तो तुम जा सकती हो, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं चलोगे अनुराग तो मैं भी कैसे जाऊंगी? आपके पारिवारिक मित्र हैं, आपको भी चलना चाहिए। कितनी बार कहा मुझे नहीं जाना। तुम्हें इतनी ही मनमानी करनी है तो मुझसे डिवोर्स ले लो और जो तुम्हारी मर्जी आए करो, कौन रोकता है तुम्हें? अपनी बात बोलकर अनुराग तो चुप हो गया, पर उसकी बातों को सुनकर मेरा सकते में आना बहुत स्वाभाविक था। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी प्रतिक्रिया। चूंकि हम आपस में अपने कार्य क्षेत्र की बातें न के बराबर करते थे, तो मुझे नहीं पता था कि अनुराग को क्या दिक्कत है। बगैर कुछ बोले मैं वहां से उठकर चली गई, पर एक प्रश्न उस उपेक्षा भरी पर्ची पर लिखकर मैंने हमेशा के लिए स्वयं से वादा किया, अब नहीं। उस दिन के बाद बच्चों के अलावा हमने आपस में कोई बात की हो मुझे याद नहीं आता। इतने बड़े तप के साथ 30 साल गुजर गए। ये हम दोनों के लिए बहुत बड़ा तप था। शांति के बांध पर समझौते को बांध कर किया गया तप, जिसमें हम साथ साथ चलते रहे पर साथ कभी नहीं थे। एक मशीनी सी जिंदगी के साथ जीवन पटरी पर चल रहा था। बहुत शिक्षित होने से बीच बीच में मिलती पर्चियां और उनको स्टेपल कर शांत मन से आगे बढ़ते रहना, बस यही थी हमारी जिंदगी। आज वजह खोजूं तो सच में कुछ भी नहीं है, बस यही कि हम झूठ की दुनिया जी नहीं पाए। अक्सर शादियों में अभिनय करके उनको मनोरम बना लिया जाता है,
बस हम दोनों ही इस रिश्ते में अभिनय नहीं कर पाए। स्टाफ रूम में बैठे बैठे न जाने कब से गुजरे दिनों और गुजरी बातों में उलझकर मैं अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। तभी मेरी नज़र वापस अरविंद पर पड़ी और मुझे न जाने क्यों फिर से लगा कि अरविंद ने कुछ कहा है। अरविंद, कुछ कहा तुमने? आज न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा ही लग रहा है। विभा ने अरविंद से पूछा। तुम्हें लगता भी है विभा कि मैंने कभी तुमसे कुछ कहना चाहा होगा? मेरी मौन को तुम कभी सुनते भी हो? तुम्हारी इस बात का तो मुझे अभी अभी एहसास हुआ। कितनी देर से मैं तुम्हें देख रहा हूं। न जाने कितने भाव तुम्हारे चेहरे पर आकर जा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम तो न जाने कितनी देर से उनमें खोई हुई हो। और फिर ये आज की बात तो नहीं है। पिछले न जाने कितने सालों से मैं तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। सच तो ये है कि अभी तक पढ़ ही रहा हूं। बस इंतजार कर रहा था कि तुम खुद महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी यात्रा में कब से चला आ रहा हूं। तुम्हारे बगैर बताए भी काफी कुछ समझ चुका हूं तुम्हें। विभा, तुम्हारा हर एक्ट मुझे तुम्हारे अंदर की विभा से मिलवाता है, जिसको बाहर से दिखने वाली विभा कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। पर मुझे तुम्हारे अंदर की विभा बेहद पसंद है, जो कि बगैर बोले भी बहुत कुछ बोलती है। तुम्हारे लिखे हुए नाटकों, कविताओं और कहानियों में तुम अपने लिखे हुए में अपने अंदर की विभा को चुप नहीं करवा पाई विभा। तुम्हारे जो शब्द कहीं अंदर गहरे दब गए हैं, वो निकल ही पड़े ना तुम्हारे लिखे में। तुम्हारे अंदर की बातें तुम्हारे लिखे में झलकती है विभा, और तुमको पढ़ना मेरा जुनून है। जब तुम कॉलेज में नाटकों के मंचन के दृश्यों को समझाते समझाते किसी दृश्य या शब्द और वाक्य को पुनः पुनः दोहराती हो, तब मैं तुम्हारे अंदर के विभा को खोज लेता हूँ, क्योंकि उससे मिलना, उससे बातें करना मेरे जीवन का मकसद है। जिससे जुड़ी विभा को मैं पूरी तरह जानना चाहता हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है, चलोगी मेरे साथ कॉफी पीने? अरविंद ने जैसे ही मुझसे पूछा, न जाने क्यों उम्र के इस पड़ाव पर मेरे अंदर की विभा मुझ पर हावी हो गई और उसकी भावनाएं और संवेदनाएं अरविंद के आगे बस फूट पड़ी। मैं किसी के भी सामने रोना नहीं चाहती थी। अक्सर मुझे लगता था अब मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 साल की जिंदगी बची है। जब इतने साल निकल गए तो ये तो बहुत थोड़ा समय है जिंदगी गुजारने को। पर जब आज अरविंद ने मुझसे पूछा तो सुबकते हुए सिर हिलाकर मैंने सहमति दे दी और मन में बेटे की कही बातें बार बार घूमने लगी। माँ, कभी सिर्फ अपने लिए भी सोचो। हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी है माँ, सबकी अपनी अपनी व्यस्त दिनचर्याएं हैं। आप भी तो कभी सिर्फ अपने लिए सोचो माँ, आप भी सोचो न माँ। कॉफी शॉप में पूरा समय मैं और अरविंद खामोश रहे। शायद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज मुझे महसूस हुआ कि अरविंद के साथ की खामोशी अनुराग के साथ की खामोशी से कितनी अलग थी। अरविंद और मेरी खामोशी में हम दोनों ही एक दूसरे में बिखरे थे, और अनुराग की खामोशी में सिर्फ एक पसरा हुआ सन्नाटा था। आज कॉफी के धुएं में सहेजी हुई पर्चियां वापस धुंधली होकर खाली होने लगी थी, ताकि कुछ नई इबारतें लिखी जाएं, उस बचे हुए समय को गुजारने के लिए जहां शरीर कहीं नहीं था, पर जो था वो बहुत आत्मीय था। अब मुझे घर भी बहुत जल्दी पहुंचना था, ताकि साड़ियों के तहों के बीच सालों से इकट्ठी की हुई पर्चियों की चिंदी चिंदी करके उड़ा सकूं। आज मुझे अंदर के विभा के साथ पूरी तरह से जीना था। आज मुझे अंदर के विभा के साथ पूरी तरह से जीना था। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ,
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सबसे पहले पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।